नमस्कार, अभिनंदन है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। आज हमारे जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी हो रही है, जिस पर होगी हमारी खास नजर। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। वाघा बॉर्डर पर जाबाज विंग कमांडर के अभिनंदन को तैयार भारत। बिना शर्त भारतीय पायलट को रिहा करने को मजबूर पाकिस्तान। अब से कुछ देर बाद वाघा के रास्ते होगी स्वदेश वापसी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं। मुस्लिम देशों के समूह ओआईसी की बैठक में विदेश मंत्री का संबोधन। कहा, आतंकवाद का बढ़ता दायरा दुनिया के लिए बड़ा खतरा। आतंकियों की फंडिंग पर लगाम लगाने की मांग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा जिले में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब के फिरोजपुर में जासूसी के शक में एक गिरफ्तार। तमिलनाडु में 2,995 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। मदुरई चेन्नई एग्मोर तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। आईसीआईसीआई लोन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर और वीडियोकॉन प्रमुख वेणुगोपाल धूत के घरों की तलाशी। मुंबई में करीब 5 कार्यालयों आवासीय परिसर पर तलाशी। पाकिस्तान के विरोध के बावजूद ओआईसी में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का शानदार स्वागत किया गया। अबू धाबी में आज विदेश मंत्री संगठन के पूर्ण सत्र को उन्होंने संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में हर धर्म और संस्कृति का सम्मान होता है। उन्होंने ये भी कहा कि 2019 खास वर्ष रहा है। इस साल भारत महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। I stand here as a representative of a land that has been for ages a fountain of knowledge, a beacon of peace, a source of faiths and traditions, home to many religions, and now one of the major economies of the world. I carry the greetings of my Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and 1.3 billion Indians, including more than 185 million Muslim brothers and sisters. Our Muslim brothers and sisters are a microcosm of the diversity of India. They speak Tamil and Telugu, Malayalam and Marathi, Bangla and Bhojpuri, and any of the numerous languages of India. They have diverse culinary tastes, myriad choices of traditional attire, and they maintain strong cultural and linguistic heritage of the regions they love and they have lived for generations. They practice their respective beliefs and live in harmony with each other and with their non-Muslim brethren. It is this appreciation of diversity and coexistence that has ensured that very few Muslims in India have fallen prey to the poisonous propaganda of radical and extremist ideologies. Your Highness and Excellencies, 2019 is indeed a very special year. In this year, the OIC is celebrating its Golden Jubilee, the United Arab Emirates is celebrating Year of Tolerance, and India is celebrating the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, a global symbol of truth and non-violence. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और खाड़ी देशों में अच्छे संबंध रहे हैं। आतंकवाद को विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा बताते हुए उन्होंने इसके खिलाफ विश्व समुदाय से मिलकर काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। उन्होंने आतंकवाद की फंडिंग पर नकेल लगाने की बात भी कही। संगठन के इतिहास में भारत पहली बार विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हो रहा है। इस्लामी सहयोग संगठन 57 देशों का प्रभावशाली समूह है। Yet, we also live on the edge of uncertainties, tensions, turbulence, disputes, violence, dislocation,
displacement are also at a high. Conflicts within and between societies are rising. We are also seeing the human and economic costs of climate change. And we are witnessing the terrible daily destruction in senseless terrorist violence. It is destroying lives, destabilizing regions, and putting the world at great peril. The reach of terror is growing, its lethality is increasing, and the toll it is taking is rising. In the rich diversity of Southeast Asia, in West Asia and the Gulf, in North Africa and Sahel region, in Europe and North America, in Afghanistan, Bangladesh and India, we see the terrible face of terror. Excellencies and Your Highness, terrorism and extremism bear different names and labels. It uses diverse causes, but in each case, it is driven by distortion of religion and a misguided belief in its power to succeed. The fight against terrorism is not a confrontation against any religion. It cannot be. Just as Islam literally means peace, none of the 99 names of Allah mean violence. Similarly, every region in the world stands for peace, compassion, and brotherhood. There is a verse in the Holy Quran which says, La ikra fi ad-din. Let there be no compulsion in religion. There is another surah, Al-Hujurat, which says, O mankind, we created you from a single pair of male and female, and made you into nations and tribes, so that you may know one another, not that you may despise one another. Similarly, the same message was given by the founder, Guru of Sikhism, Guru Nanak Dev Ji. और इसी पर हम ज़्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे। हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, भारत ने साफ किया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और किसी भी धर्म से बड़ा मानवता का धर्म ही होता है। क्या बड़ी बातें रही हैं आज सुषमा स्वराज के संबोधन की? देखिए, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जो सबसे बड़ी बात ये कही कि भारत में 18 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। मतलब अगर ऐसे कहें तो इंडोनेशिया के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है जिसमें मुस्लिम दूसरे सबसे बड़ी जनसंख्या वाले हैं। तो एक अहम बात। दूसरी अहम बात उन्होंने यह दिखाई कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इंडिया है, तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और उसके बाद उन्होंने OIC के बारे में कहा कि OIC में 57 सदस्य हैं, मतलब 1/4 से भी ज़्यादा सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र के हैं उसमें OIC आता है, OIC के मेंबर्स आते हैं। तो अगर इन तीनों चीज़ों को मिला दें तो आपको समझ में आएगा कि भारत और OIC के संबंध कितने ज़रूरी हैं। अगर 1/4 ऑफ UN मेंबर्स अगर OIC के हैं और भारत दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है जिसमें मुस्लिम रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में संबंध बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कही, आप याद रखिए कि पुलवामा घटना के बाद पहली बार दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को एक साथ संबोधित कर रही हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। और वहाँ उन्होंने इस बात को साफ साफ कहा कि टेररिज्म हो या एक्सट्रीमिज्म हो, दोनों ही दुनिया को तबाह करने पे लगे हुए हैं और दोनों ही दुनिया को अस्थिर कर रहे हैं। वैसे समय में जब दुनिया के कई देश अपने विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में OIC और भारत के जो संबंध हैं वो आर्थिक संबंध सिर्फ नहीं है बल्कि सांस्कृतिक संबंध है, और उसके अलावा सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक संबंध भी दोनों के बीच में काफ़ी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और जो सबसे अहम बात कि कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, शरण देते हैं, और ऐसे तत्वों को आइसोलेट करने की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पे उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ से था, और जो दबाव बना भारत की तरफ से इस पूरे आतंकवाद के मसले पे, और जो OIC ने उसके बावजूद भारत को निमंत्रित किया, इसके बावजूद कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा था और पाकिस्तान ने अपने आप को OIC से अभी अलग थलग कर लिया, बैकआउट कर लिया, इसका मतलब कि निश्चित ही एक कहीं ना कहीं एक अपराध बोध पाकिस्तान के अंदर है जो दुनिया के इस बहुत बड़े बहुत अहम मंच पे वो भारत के साथ नहीं आना चाहता है। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद का बढ़ता दायरा किस तरह से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। फिलहाल अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए।
आज एक और अहम खबर है जिस पर सबकी नजरें हैं। जाबाज विंग कमांडर के अभिनंदन के लिए देशवासी बेताब हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि विंग कमांडर अभिनंदन को दोपहर बाद वाघा बॉर्डर के जरिए भारत भेजा जाएगा। विंग कमांडर अभिनंदन के इंतजार में वाघा अटारी बॉर्डर पर लोग जमा हैं। वाघा बॉर्डर पर लोग ढोल बजाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। लोगों में जोश है और तिरंगा लहराया जा रहा है। पाकिस्तान को बिना शर्त विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा है। ये भारत के लिए पाकिस्तान पर बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत के दबाव और अंतर्राष्ट्रीय पहल के बाद पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लिए भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने का फैसला किया। पाकिस्तान संसद के साझा सत्र को संबोधित करते हुए कल प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि वो भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर देंगे। बुधवार को पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने भारतीय क्षेत्र में हमले की कोशिश की थी, जिसे भारतीय जेट ने नाकाम कर दिया था। इस कार्रवाई में पाकिस्तान का एक विमान मार गिराया गया था। इसी दौरान भारत का एक MiG-21 भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान सेना ने अपने कब्जे में लिया था। अखिलेश सुमन हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, भारत के लगातार दबाव के बाद पाकिस्तान बिना शर्त भारतीय पायलट को रिहा करने पर मजबूर हुआ है और पंजाब में अटारी वाघा बॉर्डर पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो जाबाज अभिनंदन के लिए पूरे उत्साह के साथ खड़े हैं। कितने बजे तक वापसी मुमकिन होगी? अभी क्या क्या जानकारियां और आ रही हैं इस बारे में? देखिए, जो शुरुआती जानकारी थी उसके मुताबिक 1 बजे के बाद कभी भी उनको वाघा बॉर्डर पर लाया जा सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा हो गए हैं, 1:30 से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो अब किसी भी समय वे वाघा बॉर्डर पे आ सकते हैं। वे रावलपिंडी में थे। कब्जा जब गिरफ्तार किया पाकिस्तान ने, उसके बाद उन्हें रावलपिंडी जो पाकिस्तान का सैनिक मुख्यालय है वहाँ ले जाया गया और निश्चित तौर पे कुछ बातें हुई होंगी, कुछ पूछताछ भी उनसे की गई होंगी और उसके बाद अभी उन्हें रावलपिंडी से लाहौर लाया गया है। लाहौर से वे सड़क के रास्ते वाघा बॉर्डर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए प्रीति की जो सबसे अहम बात है कि भारत ने जो एक कूटनीतिक पहल पूरी दुनिया में की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों के अलावा दुनिया के तकरीबन सभी देशों से, छोटे या बड़े देशों से बात की और उसके बाद जो स्थिति बनी है वैसे में पाकिस्तान को अपनी तरफ से ये पहल करके उन्हें लौटाना पड़ा है। विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा था कि इस पे कोई निगोशिएशन की गुंजाइश नहीं है, कोई समझौता इस पर नहीं होगा और न ही इनको रिहा करने का मतलब है कि भारत जो बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएगा। यह एक अलग स्टैंड अलोन घटना हुई है। इस स्टैंड अलोन घटना में सीधे जिनेवा कन्वेंशन का हवाला देते हुए, जिनेवा कन्वेंशन को पालन करते हुए पाकिस्तान को उन्हें लौटाना चाहिए और पाकिस्तान को उन्हें लौटाना पड़ा है। और निश्चित तौर पे इमरान खान ने जो कल बयान दिया वो निश्चित तौर पे कहें कि आप जो देख रहे हैं कि अभी OIC में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी, OIC का भी दबाव था, UAE के क्राउन प्रिंस ने भी इमरान खान को फ़ोन किया। उसके अलावा जो सभी जो अहम देश है दुनिया के, सभी संपर्क में थे दोनों देशों के और अंत में पाकिस्तान को इस बात पे मजबूर होना पड़ा है। तो एक तरीके से कहें कि भारत ने जो एक कूटनीतिक पहल की थी आतंकवादी घटना के बाद, जिसमें कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है। एक तरफ आतंकवाद के मामले पे उसे चारों तरफ से निंदा सहनी पड़ रही है और दूसरी तरफ तुरंत जो भारत के जो विंग कमांडर थे उनको गिरफ्तार किया गया था, उन्हें छोड़ना पड़ा है। बिल्कुल, और अब से कुछ देर बाद वाघा के रास्ते किसी भी वक्त स्वदेश वापसी हमारे जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन की हो सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस बातचीत के लिए, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और इससे पहले तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया। वायुसेना का कहना है कि पाकिस्तान ने 2 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने, सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाने और F-16 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर झूठ बोला है। सेना ने पाकिस्तान के F-16 विमान में ही इस्तेमाल होने वाली एमराम एयर टू एयर मिसाइल के टुकड़े और दूसरे सबूत मीडिया के सामने रखे हैं। सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि तीनों सेनाएं पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अधिकारियों ने 27 फरवरी को हुए घटनाक्रम की सिलसिलेवार जानकारी दी। On 27th February 2019, at around 1000 hours, Indian Air Force radars detected a large package of Pakistan Air Force aircraft heading towards the Indian territory, towards General Area Jangar. They breached the Indian airspace west of Rajouri
in the Sundarbani area. The ingressing aircraft were observed to be at various levels. IAF fighters, including MiG-21 Bison, Sukhoi 30 MKI, and Mirage 2000, were tasked to intercept the intruding Pakistan Air Force aircraft. The Pakistan Air Force aircraft attempting to target our military installations were intercepted by the IAF fighter aircraft, which foiled their attack. Although PAF bombs have fallen in the Indian Army formation compounds, however, they were unable to cause any damage to our military installations. In the aerial combat that ensued, one F-16 of Pakistan Air Force was shot down by an IAF MiG-21 Bison aircraft. The F-16 crashed and fell across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The IAF lost one MiG-21 in the aerial engagement, and though the pilot ejected safely, his parachute drifted into the Pakistan-occupied J&K, where he was taken into custody by the Pakistan Army. IAF remains ever vigilant, ready, and committed to take on any eventuality. IAF has also learned that Pakistan has announced that Wing Commander Abhinandan will be returned to India tomorrow. IAF is happy and looks forward to return of Wing Commander Abhinandan. Air Force attempted to target our military establishments in J&K. Specifically, they targeted a brigade headquarter, a battalion headquarter, our defenses, and a logistic installation. However, given the high level of preparedness along the line of control and the immediate and punitive response given by our own forces, the Pakistan Air Force's designs were foiled. We continue to maintain strict vigil along both the line of control and the IB sector. Our ground-based air defense weapon systems have been put on high alert all along the line of control and also in some parts of the IB. Our mechanized forces have also been placed on standby. I wish to assure the nation that we are fully prepared and in a heightened state of readiness to respond to any provocation by Pakistan. The Indian Navy is deployed in a high state of readiness and remains poised in all three dimensions: on surface, undersea, and in air, to deter, prevent, and defeat any misadventure by Pakistan in the maritime domain. I can assure you of a resolute, swift, and strong response by the Navy when needed. और इस बीच रक्षा मामलों के जानकारों ने कहा है कि पाकिस्तान ने इनकार किया है कि उनका F-16 मारा गया है। इसकी वजह यह है कि उनका अमेरिका से करार था कि वो इसका इस्तेमाल आक्रमण के लिए नहीं करेंगे। I am a little amazed with the skill of the pilot, because this is an asymmetric warfare. You have a weapon which is much more potent, which is much more agile. Against that, I have a weapon whose thrust levels are not so high, whose G turning ratios are not so high. Still, I'm able to engage and shoot it down. That's something extremely dedicated to the pilot who was flying it. Pakistan is actually denying that the F-16 went down because from the Americans when they purchased it, it was that it will not be used in an offensive role. भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी के बीच अमेरिका ने बड़ा फैसला किया है। अब अमेरिका भी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाएगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक जैश और उसके सरगना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा ताकि मिलने वाले पैसों और संसाधनों को बंद किया जा सके। अमेरिकी अधिकारी नाथन सेल्स ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ वैश्विक जगत से बड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। नाथन सेल्स ने कहा कि सभी देश जैश-ए-मोहम्मद को मिलने वाले पैसों और संसाधनों पर नजर रखें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि हमें जैश के खिलाफ उन प्रयासों को बढ़ाना है जो कानून के दायरे में आते हैं।
हम दूसरे देशों से भी अपील करते हैं कि वो इस संगठन और इसके नेतृत्व के खिलाफ कार्रवाई करने में हमारी मदद करें। और इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके पुलवामा आतंकवादी हमले पर दुख जताया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रति एकजुटता जताई है। प्रधानमंत्री ने टेलीफोन पर हुई इस बातचीत के दौरान आतंकवाद से निपटने में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं के बीच सभी तरह के आतंकवाद को खत्म करने पर सहमति बनी। दोनों देश रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। पुतिन ने इस साल व्लादिवोस्तोक में होने वाले ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण दोहराया है। वहीं जापान और जर्मनी ने भी पाकिस्तान से कहा है कि वो आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए सख्त कदम उठाए। जर्मनी के विदेश मंत्री हेको मास ने एक बयान में कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयास किया जाना चाहिए कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन अपनी नापाक हरकतों को अंजाम ना दे सके। वहीं जापानी विदेश मंत्री तारो कोनो ने कहा कि उनका देश पाकिस्तान से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कड़े कदम उठाने की अपील करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई, जिसमें पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच सीमा पर और देश में सुरक्षा हालात पर चर्चा की गई। इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में कई अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इससे पहले रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कम से कम एक बार पुलवामा हमले की निंदा करनी चाहिए थी। हम उन पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? ये बात आज एक मीडिया कॉन्क्लेव में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कही। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि भारत जानता है कि आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तान में हैं। उन्होंने कहा कि अगर रिकॉर्ड की बात करें तो आजादी के बाद से आतंकवाद से निपटने का सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हमारी सरकार का रहा है। कैसे भरोसा करें आप? क्या बात करें? आप बोलेंगे और हम सुनते जाएंगे, हम मनसा नहीं देखेंगे आपकी। आज तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक घटना की निंदा नहीं की। क्या अपेक्षा कर सकता है देश उनसे? हो सकता है स्थिति उनके कंट्रोल में नहीं है, इनकी मजबूरी हम भी जानते हैं, मगर कम से कम लिप सर्विस ही कर देते। इतने बधे हुए हैं आप। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहां जारी मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले 27 फरवरी को सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के मामंडर में जैश के 2 आतंकियों को मार गिराया था। वहीं कश्मीर में अलगाववाद पर बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने अलगाववादी संगठन जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। जमात इस्लामी पर 5 साल का प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में यह कहा है कि जमात इस्लामी ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है जो आंतरिक सुरक्षा और लोक व्यवस्था के लिए खतरा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में जमात इस्लामी के अलगाववाद और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बात कही गई है। इसके अलावा नफरत फैलाने के इरादे से काम करने वाला एक संगठन भी इसे बताया गया है, जिसके बाद मंत्रालय ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिहाज से संगठन को प्रतिबंधित करने के आदेश दिए हैं। कुछ और अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। वो तमिलनाडु में 2,995 करोड़ रुपए की विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा पार्क और परिवहन संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही कन्याकुमारी में 2,995 करोड़ रुपए की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 के मदुरै रामनाथपुरम खंड के चौड़ीकरण, कन्याकुमारी जिले में NH47 पर मारतंडम और पार्वतीपुरम खंड के बीच एक पुल और NH44 पर पानागुड़ी से कन्याकुमारी खंड के बीच सड़क के चौड़ीकरण कार्य का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से यात्रा समय में कमी आएगी और ईंधन की बचत होगी। स्थानीय लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मदुरै चेन्नई एग्मोर तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश का भी दौरा करेंगे, जहां वो विशाखापट्टनम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आरक्षण की व्यवस्था में संशोधन किया गया है। साथ ही बिना आधार किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त भी किसानों को जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा चीनी मिलों को गन्ने के बकाया भुगतान के लिए रियायती दर पर 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि को भी मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जम्मू कश्मीर पर 2 बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने राज्यपाल की सिफारिश पर जम्मू कश्मीर में लागू होने के लिए संविधान संशोधन आदेश 2019 को मंजूरी दे दी। इसके तहत जम्मू कश्मीर की सरकारी सेवाओं में प्रमोशन में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण मिलेगा। साथ ही राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी 10% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया। इसके अलावा राज्य में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहने वालों को जो विशेष आरक्षण दिया जाता है, उसका लाभ अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी मिलेगा। जम्मू कश्मीर के संबंध में 2 प्रमुख निर्णय। एक अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 और 1954 ये ऑर्डर का वो पार्ट है जो रिजर्वेशंस के साथ डील करता है। आज मंत्रिपरिषद ने माननीय राज्यपाल जी की स्वीकृति के साथ उनको जम्मू और कश्मीर में लागू करने का निर्णय किया है। दूसरा, जो जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट है 2004 का, जिसमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के अतिरिक्त बैकवर्ड एरियाज को भी रिप्रेजेंटेशन था, तो आज उस एक्ट को अमेंड करना एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से और उस आरक्षण को इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ रहने वाले लोगों पर भी लागू करना, ये एक प्रमुख निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। सरकार ने किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया। किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली 2,000 रुपए की दूसरी किश्त भी बिना आधार वेरिफिकेशन के दी जाएगी। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपए की पहली किश्त बिना आधार वेरिफिकेशन के दी गई थी। पहले फैसला लिया गया था कि दूसरी किश्त आधार वेरिफिकेशन के बाद ही दी जाएगी, लेकिन इतने कम समय में ये संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसे में सरकार ने इसे बिना आधार के देने का फैसला किया है। किसान सम्मान निधि में उन्होंने 24 तारीख को गोरखपुर में एक कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें 1 करोड़ किसानों को पहली किश्त दी गई थी, जो लगभग 2021 करोड़ रुपए की थी। 1 अप्रैल से इसके सेकंड किश्त को भी देना है, लेकिन ओरिजिनल कैबिनेट फैसले के मुताबिक उसकी आधार सीडिंग होनी जरूरी है। लेकिन जो सूचना आई कि इतने शॉर्ट टाइम में सबकी आधार सीडिंग नहीं हो सकती, तो आज कैबिनेट ने इसको एक अपवाद के रूप में फैसला किया है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट जो 1 अप्रैल को देना है, उसके लिए आधार सीडिंग अनिवार्य नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोबाइल नंबर बैंक खातों से आधार को स्वैच्छिक रूप से जोड़ने को कानूनी आधार प्रदान करने से जुड़े अध्यादेश लाने को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आईसीआईसीआई लोन मामले में बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर और वीडियोकॉन के मैनेजिंग डायरेक्टर वेणुगोपाल धूत के घर और दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय ने आज छापेमारी की। मुंबई में कम से कम 5 कार्यालयों, आवासीय परिसर और कुछ अन्य स्थानों पर तलाशी ली गई। इन लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। चंदा कोचर, दीपक कोचर और धूत के खिलाफ मामला दर्ज होने के 1 हफ्ते बाद लुकआउट नोटिस जारी करने का कदम उठाया गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।